नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, अब आज से हम लोग ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे और डेली 25 क्वेश्चन विद फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। जैसे आपने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है, इकोनॉमिक्स को कर लिया है, तो अब बारी आ गई है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और एक बात और दोस्तों, जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट दिखे या लगे उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो भारतीय मानक समय है, जिसको आईएसटी बोलते हैं, आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर होता है, उसी को भारत का मानक समय कहते हैं, जो कि भारत के बीचों बीच से पास करता है। देखिए, मैंने भारत बनाया है, बीचों बीच से जो 82.5 डिग्री देशांतर पास कर रहा है, यही भारत का मानक समय है। और एक बात और यहाँ याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवा आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा आईएसटी की बात और कर लेते हैं। जो दोस्तों, आईएसटी की जो स्थापना हुई थी, वह 1 सितंबर 1947 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसको भी रट लीजिएगा कि भारत का जो मानक समय है यानी आईएसटी है, वह इलाहाबाद के समीप नैनी अथवा मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अगर ऑप्शन में नैनी मिलता है तो नैनी को मारिएगा, मिर्ज़ापुर मिलता है तो मिर्ज़ा को आप मार दीजिएगा। ठीक है ना, ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। वही बात आ गई अभी जो मैंने बताया है कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से पास करता है, तो इलाहाबाद के समीप जो नैनी है अथवा मिर्ज़ापुर है, वहीं से पास करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी होगा। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों, ये टोटल 8 राज्यों से होकर के पास करता है। देखिएगा दोस्तों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच विभाजित करने वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर यही इतना ही अक्षांश लिया जाए 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना। अब ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, वास्तव में कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। और टोटल ये भारत के 8 राज्यों से पास करता है। 8 राज्यों से गुजरने जो कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरता है, उन 8 राज्यों का नाम कैसे याद करेंगे, तो मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिएगा, म से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ठीक है ना, तो ये हो गए टोटल 8 राज्य। एक बात और याद रखना दोस्तों, जो कर्क रेखा होता है, इस कर्क रेखा पर सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, वह 21 जून को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। और यही अगर मकर रेखा की मैं बात करता, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय मानक समय तथा जीएमटी के बीच कितना अंतर है। तो दोस्तों, जो अंतर है वो 5 घंटे 30 मिनट का है। ठीक है ना, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। दोस्तों, यहाँ पर जो जीएमटी है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, तो जीएमटी से भारत का जो समय रेखा है वो 5.5 घंटा आगे है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जाने पर समय आगे रहता है और पश्चिम में जाने पर समय पीछे रहता है। तो चूँकि भारत जो है पूरब की तरफ है, इसलिए समय आगे रहता है। तो जैसे अगर इंग्लैंड में दोस्तों, चूँकि ये इंग्लैंड से ही पास करता है 0 डिग्री देशांतर, यदि इंग्लैंड में दोपहर का 12 बज रहा होगा, तो भारत में शाम का कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। ठीक है ना, वही 5.5 घंटा क्या है? आगे है। याद रहेगा? ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना, जो भारत के 17 राज्यों, कितने राज्यों से? जो भारत के 17 राज्यों को छूती है। और साथ ही साथ ये 7 देशों से भी लगी हुई है। ठीक है ना, जो भारत की सीमा है वो 7 देशों से लगी हुई है। 7 देश में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है, पाँचवा म्यांमार है, छठा भूटान है और 7वां अफगानिस्तान है। समझ गए आप? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है।
तो दोस्तों अगर देश के विस्तार की बात किया जाए तो उत्तर से, अगर ये भारत देश है तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पड़ता है टोटल 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और अगर पश्चिम से पूरब की तरफ अथवा पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है। तो चूंकि यहाँ पर उत्तर से दक्षिण पूछा है तो उत्तर से दक्षिण जो होगा वो 3214 किलोमीटर, समझ गए ना। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना, आप समझ गए हो। ठीक है, रट लीजिएगा आप लोग इसको। अगला सवाल लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना, 6100 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, अगर हम लोग द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे लक्षद्वीप समूह को और अंडमान द्वीप समूह को अगर शामिल कर लिया जाए तो शामिल करने के बाद जो समुद्र तट की कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है, इतना है, ठीक है ना। लेकिन भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है, समझ गया ना। ठीक है, गुड, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है पूरे दुनिया का 2.4% है, ठीक है ना। जो कि क्षेत्रफल की बिहार पर अगर बात किया जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या के बिहार पे बात किया जाए तो जनसंख्या जो है 100% में 17.5% किसके पास है, भारत के पास है। और जनसंख्या के बिहार पर कौन सा स्थान है भारत का विश्व में, तो दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है, चाइना है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं। अगला लिखा हुआ है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला दोस्तों जो राज्य है वो है गुजरात। कौन है, गुजरात। और दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। कौन आता है, एपी। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। अगर तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों तमिलनाडु। टीएन का मतलब तमिलनाडु। अब यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना आपको दोस्तों, 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से मिलती हैं। अब यहाँ पर 9 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पाँचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। अब केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए, 2 केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा भी मिलती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है पांडिचेरी और दूसरा है दमन और दीव, ठीक है, समझ गए ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भैया भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है भैया, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार पर है। किस पर है, ग्रेट निकोबार पर है, ठीक है ना, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं भारत के बिंदुओं के बारे में, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। यह है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, याद रहेगा। और ये है सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथू। क्या नाम है, किबीथू, अथवा इसी को बोलते हैं पार्सन बिंदु, अथवा इसी को बोलते हैं पिगमेलियन बिंदु, अथवा इसी को बोलते हैं लाहिचिंग बिंदु, ठीक है ना। तो पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया। अगर हम लोग दोस्तों मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में, और वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है ना। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और कौन सा पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु का। तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वह है सर क्रीक अथवा गौर माता, सर क्रीक अथवा गौर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, बात समझ गए ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फिलहाल जो है इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा, गुजरात होगा, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू क्या कहलाता है। तो वो जल डमरू कहलाता है भैया पाक जल संधि। पाक जल डमरू कहा जाता है, अर्थात भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल डमरू है उसे पाक जल डमरू अथवा पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम लोग पाक जल डमरू की बात करें तो इसमें बहुत सारी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, जिनमें तमिलनाडु की एक बैगई नदी है, ठीक है ना, यह प्रमुख नदी है जो कि पाक जल डमरू में अपना पानी गिराती है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों, यह जल डमरू जो है बंगाल की खाड़ी को
मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है ना। और वास्तव में फ्रेंड्स यह जो जलडमरू का नाम है वो रॉबर्ट पाक, रॉबर्ट पाक, याद रखिएगा क्या वो लिखा, रॉबर्ट पाक, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसी के नाम पर इस जलडमरू का नाम पड़ा था पाक जलडमरू, ठीक है ना, समझ गए। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है। तो भारत चीन के बीच बात कर रहा भैया, भारत और चीन के बीच, तो भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है, वो है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 ईस्वी में खींची गई थी, ठीक है ना। दोस्तों अगर बात करें मैकमोहन रेखा का, तो यह 1120 किलोमीटर लंबी रेखा जो है सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा, इसीलिए इस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। थोड़ा सा बात और कर लेते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का। जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों जो खींचा गया है वह खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। और कब खींचा गया है, तो 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया है, 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष से उनका नाम था सर सायरिल रेड क्लिफ, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम क्या पड़ गया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। अब बात समझ गए। डुरंड रेखा का बात कर लेते हैं लगे हाथ। दोस्तों डुरंड रेखा जो है वह अफगानिस्तान और भारत के बीच जो है खींचा गया था, और 1896 ईस्वी में ही खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था, तो वो थे सर मार्टिमर, क्या थे, सर मार्टिमर डुरंड। तो इनके द्वारा यह 1896 में रेखा खींचा गया था। बात समझ गए ना। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या नाम है। अभी मैंने बताया दोस्तों, तो भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ, समझ गए। मैकमोहन के बारे में बता दिया हूँ, डुरंड के बारे में बता दिया हूँ। यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों जो 38वीं समांतर रेखा है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच खींची गई है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, समझ गए ना। अगला बिंदु देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री जो है वह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। बात समझ गए ना। इसके साथ साथ दोस्तों अंटार्कटिका में दोस्तों याद रखिएगा भारती और एक है मैत्री, ठीक है ना। एक तो अभी मैंने बात किया दक्षिणी गंगोत्री का जो कि भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, वैसे ही भारती और मैत्री भी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में याद रहेगा। वर्तमान में दोस्तों बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिणी गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में काम किया, मतलब प्रयोग किया जा रहा है, और जबकि भारती और मैत्री अस्थायी रूप से अपना कार्य कर रहे हैं दोनों, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल लिखा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वह है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल के बिहार पर भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना, और जनसंख्या की बिहार पर दूसरा बड़ा देश है। अब हम क्षेत्रफल के बिहार पे बात कर लेते हैं 7 बड़े देशों के नाम। पहला जो बड़ा देश है रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। बात समझ गए, ठीक है। अगला सवाल, अगला लिखा है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है भैया। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है ना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद कौन सा है, उसके पास मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद यूपी है। यानी यूपी कौन नंबर पर आता है, तो चौथे नंबर, अर्थात यूपी भारत का चौथा बड़ा राज्य है, याद रहेगा ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो अब इस प्रश्न का आंसर कोई भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है मोदी सरकार द्वारा जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को अर्थात आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, तो उसी के बाद जो है राज्यों की संख्या 29 से घट करके कितनी हो गई, 28 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे वह बढ़ करके हो गए कितने, 9 हो गए, ठीक है ना। 9 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता रहा हूँ, क्रम से देखिएगा। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है अंडमान निकोबार, चौथा है दिल्ली, पाँचवा है पांडिचेरी, और छठा है दादर नगर हवेली, 7वां है चंडीगढ़, 8वां है दमन दीव और 9वां है लक्षद्वीप।
समझ गए ना। तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, लिखा है भारत अवस्थित है, तो भारत जो अवस्थित है दोस्तों, भारत का जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है कुछ इस प्रकार से है। देखिए भारत है, तो भारत जो है नीचे अर्थात ये उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है ना। ये दोनों जो है पूर्वी देशांतर है और ये दोनों उत्तरी अक्षांश है। तो जहाँ पर उत्तरी अक्षांश हो और पूर्वी देशांतर हो वही आंसर है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन सी दिख रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.25 मिनट अर्थात 25 मिनट पूर्वी के मध्य है, ठीक है ना। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, समझ गए ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला लिखा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत की अगर बात किया जाए तो देखिए विषुवत रेखा है, और ये अगर एक लाइन और यहाँ से मैं इसको खींच दूँ, 4 भागों में पृथ्वी को बांटा जाए तो भारत यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। भारत ये है, यानी भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चूँकि इस प्रश्न में उत्तर पूर्व नहीं दिया है तो उत्तर ऑप्शन में दिया है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए 0 डिग्री देशांतर के 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो पृथ्वी है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत क्या है, अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, उत्तरी होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो गाडविन आस्टीन है, जिसको K2 बोलते हैं, ठीक है ना, K2 बोलते हैं। दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है K2 है। अगर सवाल ऐसे आता कि भारत में भारत का वो कौन सा चोटी है जो सबसे ऊंचा है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा गाडविन आस्टीन। लेकिन क्वेश्चन ये होता कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आंसर होता कंचनजंगा, ठीक है ना। और पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ। तो पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर है K2 जिसको गाडविन आस्टीन कहते हैं, और तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, ठीक है ना, आप समझ गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है ना। वास्तव में दोस्तों हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है ना। एक समय था भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। इसी युद्ध के दौरान दोस्तों इस दर्रा को बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और यह दर्रा जो है फिर 5 जुलाई, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 5 जुलाई 2006 ईस्वी को पुनः खोल दिया गया। और दोस्तों यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला लिखा हुआ है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और यह भी एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, ठीक है ना, जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है, याद रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक जो कही जाती है वो कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है ना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, जो कि दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, ठीक है ना, दामोदर नदी। एक बात और याद रखिएगा, भारत का शोक किस नदी कहते हैं। तो एक नदी है, नाम है कर्मनासा, कर्मनासा नदी, इसे भारत का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, ये भी याद हो गया। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो ब्राह्मी नदी कहते हैं, ब्राह्मी नदी। और असम का शोक किसे कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है ना। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ 25 क्वेश्चन कवर हो गया आज। तो अब फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।